गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे आधुनिक भारत का इतिहास का जो पेपर है हमारा, उसी में हम नया टॉपिक लेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो पहले हम लेंगे सुभाष चंद्र बोस का राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही। 16 जुलाई 1921 को सुभाष वापस भारत लौटे और उस समय सारा देश असहयोग आंदोलन की गिरफ्त में था। सुभाष के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष को इस आंदोलन में रचनात्मक कार्य सौंप दिया। उन्हें नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बना दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना घटी और फौरन गांधी जी ने 12 फरवरी को हर किस्म का आंदोलन बंद कर दिया। इससे सुभाष को गहरा धक्का लगा। 25 अक्टूबर 1924 को वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने फरमान नंबर 1 जारी किया। इसने बंगाल के अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया कि वे आम अदालती कार्यवाही किए बिना ही किसी भी देशभक्त को दंड दे सकते हैं। इस एक्ट का विरोध करने में सुभाष चंद्र बोस और उनके गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास अग्रणी थे। परिणाम स्वरूप सुभाष को बंदी बना लिया गया। सुभाष को मांडले जेल भेज दिया गया। 1927 में सुभाष का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनके फेफड़ों में खराबी आ गई। सरकार को बिना किसी शर्त के उन्हें रिहा करना पड़ा। सुभाष ने शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। देश भर में उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। उनके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। दिसंबर 1928 में कांग्रेस में के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू और बोस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया, किंतु गांधी जी और कांग्रेस के दक्षिण पंथी नेताओं ने अपने बहुमत के सहारे उन प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। 1929 के आखिर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। इस अधिवेशन में सुभाष ने एक अन्य प्रस्ताव भी पेश किया था कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में समानांतर सरकार कायम करना होना चाहिए, परंतु उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुभाष ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना लाहौर में की। नेक्स्ट है कांग्रेस की अध्यक्षता और गांधी जी से मतभेद। कांग्रेस के 1938 के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से चुना गया। सुभाष चंद्र बोस संघीय योजना के विरुद्ध थे और वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग अपनाना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ गांधीवादियों का विरोध बढ़ गया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए वामपंथियों के उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के उम्मीदवार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के बीच मुकाबला हुआ। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को विजयी बनाने की भरपूर कोशिश की, परंतु वे हार गए। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। सुभाष के अध्यक्ष चुने जाने के बाद दक्षिणपंथियों ने कांग्रेस में उनके लिए संकट पैदा कर दिया। सुभाष ने अप्रैल 1939 में एआईसीसी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया। यह एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जो मूल रूप से पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। उसके लिए कांग्रेस की तरह अहिंसा न धर्म थी और न नीति। सुभाष पूर्ण रूपेण संगठित आधुनिक समाजवादी समाज की रचना करना चाहते थे। यह उनकी राजनीति का आधार था। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण साम्राज्यवाद का विरोध शक्ति से करने के निमित्त किया गया था। मार्च 1940 में उन्होंने रामगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य से समझौता विरोधी सभा का आयोजन किया। 3 जुलाई 1940 को सुभाष ने हॉलविल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया। जहां तक द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ सहयोग करने की बात थी, सुभाष और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इसका जोरदार विरोध किया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने मांग की कि भारत को युद्ध में सम्मिलित करने की ब्रिटिश शासकों की घोषणा को जबरदस्त चुनौती दी जाए। युद्ध में भारत के साधनों के इस्तेमाल का विरोध डटकर किया जाए और केंद्रीय सरकार के युद्ध प्रयासों में बाधा डाली जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक का कार्यक्रम सेना में रंगरूटों की भर्ती को रोकना, ब्रिटिश माल का बॉयकॉट, करबंदी और हड़ताल वगैरह था। नेक्स्ट है नज़रबंदी से पलायन। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद कर दिया। 1940 को सुभाष ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। इस पर सरकार ने उन्हें 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त करके उनको उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। 1941 को सुभाष घर की नज़रबंदी से बच निकले।
28 मार्च 1941 को विमान द्वारा मॉस्को से बर्लिन वे जा पहुंचे और बर्लिन में सुभाष बोस ने जर्मन अधिकारियों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे जो इस प्रकार से थे। पहला, वे बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी अभियान चलाएंगे। दूसरा, जर्मनी में भारतीय युद्ध बंदियों में से लोगों को चुनकर आज़ाद हिंद फौज का संगठन करेंगे। तीसरा, तीनों धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली संयुक्त रूप से भारत की स्वाधीनता की घोषणा करेंगे। जर्मनी ने बोस के पहले दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे प्रस्ताव पर चुप्पी लगा गया। इसी दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और रूस मित्र राष्ट्रों के खेमे में चला गया। ऐसी स्थिति में जर्मनी ने भारतीयों की सेना गठित करने के लिए सुभाष को प्रोत्साहित किया। 1942 तक सुभाष भारतीय सैनिकों के दो दस्ते गठित करने में कामयाब हो गए। जर्मनी में उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया और तभी से वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से संबोधित किए जाने लगे। सुभाष ने रोम और पेरिस में भी फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किए। इस समय तक लगभग 3000 सैनिक उनकी आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हो चुके थे, लेकिन इसी बीच उन्हें जापान से रास बिहारी बोस का संदेश मिला कि वे शीघ्र जापान आ जाएं। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस की आज़ाद हिंद फौज। रास बिहारी बोस एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और उनका संबंध गदर पार्टी से भी रहा। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने पर गदर पार्टी के नेताओं ने भारत में योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह चलाने का निश्चय किया। रास बिहारी बोस भारत से जापान चले गए। बाद में वे वहीं बस गए और जापान के नागरिक बन गए। रास बिहारी बोस की पहल पर टोक्यो में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज गठित करने का निर्णय लिया गया। इस सेना का उद्देश्य भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना बताया गया। यह भी निश्चित किया गया कि जापान अधिकृत एशियाई प्रदेशों में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाए और प्रवासी भारतीयों को इसका सदस्य बनाया जाए। 1941 में जापान ने उत्तरी मलाया पर आक्रमण कर ब्रिटिश सेना, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी, को परास्त कर सैकड़ों सैनिकों को बंदी बना लिया, परंतु कप्तान मोहन सिंह कुछ अफसरों तथा सैनिकों के साथ भाग निकला, परंतु अंत में उन्हें विवश होकर अपने साथियों सहित जापानियों के हाथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। मोहन सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो गए। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर का भी पतन हो गया और जापानियों ने लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। इन सभी भारतीय बंदियों को कप्तान मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया गया। मोहन सिंह ने इन्हीं युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज यानी INA खड़ी की। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की नियमित स्थापना की गई। इस सेना के प्रथम डिवीजन में लगभग 1700 अधिकारी एवं सैनिक सम्मिलित थे। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का भंग किया जाना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो हो गई, परंतु इसको आरंभ से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जापान सरकार की ओर से उसके बारे में कोई निश्चित नीति स्पष्ट नहीं की गई। न तो यह तय किया गया कि इसमें कितने सैनिकों को भर्ती किया जाए और न ही अब तक की भर्ती किए गए प्रवासी भारतीयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकी। भारतीय अधिकारियों और सैनिकों में रोष व्याप्त होने लगा। जापानी सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी कठपुतली के रूप में आज़ाद हिंद फौज का प्रयोग करना चाहती थी। रास बिहारी बोस के आदेश से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है सुभाष द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस का आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने का निमंत्रण मिला। सुभाष ने तत्काल निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 8 फरवरी 1943 को सुभाष ने फ्रैकेनबर्ग से एक जर्मन यू बोट से अपनी यात्रा आरंभ की। कुछ दिन विश्राम करने के बाद वे हवाई जहाज से 16 मई को टोक्यो पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। 4 जुलाई को कैथे सिनेमा हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने विधिवत ढंग से IIL का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। 5 जुलाई 1943 को सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण की घोषणा की तथा सेना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह केवल अंग्रेजी दास्ता से भारत को मुक्त कराने वाली सेना नहीं है, अपितु बाद में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना का निर्माण करने वाली सेना भी है। साथियों, आपके युद्ध का नारा हो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। समस्त भारतीयों की ओर से मैं घोषणा करता हूँ, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक भारत आज़ाद न हो जाए। उनका दूसरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में तीन ब्रिगेडों, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड खड़ी कर दी गई। चुने हुए सैनिकों को लेकर चौथी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड भी गठित कर ली गई। इस आंदोलन में भारतीय स्त्रियों की भागीदारी की दृष्टि से उन्हें भी संगठित करने का प्रयास किया गया।
आज़ाद हिंद फौज का विस्तार एवं पुनर्गठन उनके दो लक्ष्य थे। भर्ती और प्रशिक्षण उनके कार्यक्रम के दो अंग थे। स्त्री पुरुष दोनों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण शिविर थे। हिंदुस्तानी भाषा में आदेश तथा शिक्षा दी जाती थी। 6 मास की ट्रेनिंग के बाद रंगरूटों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया जाता था। प्रवासी भारतीयों को इस आंदोलन से जोड़ने की दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस ने हांगकांग, शंघाई, मनीला, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा अन्य स्थानों का दौरा किया और लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया। उनके प्रेरक और चुंबकीय व्यक्तित्व ने प्रवासी भारतीयों को काफ़ी आकर्षित किया और उन्होंने तन मन धन से इस आंदोलन को सहयोग दिया। नेक्स्ट है युद्ध के मोर्चों पर। सुभाष ने जापानी सेना नायकों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज भी युद्ध करे। सुभाष की योजना थी कि बर्मा मोर्चे से आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर बंगाल और असम से ब्रिटिश फौजों के पीछे धकेल दिया जाए। उनका विश्वास था कि आज़ाद हिंद फौज की सफलता देखकर भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर देगी, जिससे ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ जाएंगे। इस बीच सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने अपना मुख्यालय कायम किया। सुभाष और जापानियों के मध्य बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड की छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाए। ये टुकड़ियां भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में ही काम करेंगी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। वे युद्ध करने तथा भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए उतावले हो रहे थे। सुभाष ब्रिगेड की दूसरी और तीसरी बटालियनों ने भी अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के छापामारों का सफाया किया। मेजर मॉर्निंग की सेना को परास्त किया। अंग्रेज़ों के सामरिक दुर्ग क्लैंग को जीत लिया। आज़ाद हिंद फौज की शूरवीरता से प्रसन्न होकर जापानी सेनापति ने सारी सुभाष ब्रिगेड को कोहिमा की ओर कूच करने का आदेश दिया। इस बीच आज़ाद हिंद फौज की दूसरी टुकड़ियां जापान के मंचूरियाई डिवीज़न के साथ कोहिमा पहुंच गई और घमासान युद्ध के बाद कोहिमा पर अधिकार जमा लिया, परंतु इसके बाद युद्ध के अन्य क्षेत्रों में जापानियों की पराजय का सिलसिला शुरू हो गया। अब अंग्रेज़ों ने दीमापुर और कोहिमा की तरफ से जोरदार हमला बोल दिया। फलतः जापानियों के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी पीछे हटना पड़ा। गांधी ब्रिगेड को अप्रैल के आरंभ में इम्फाल की तरफ भेजा गया। जापानियों ने सोचा था कि अब तक इम्फाल का पतन हो गया होगा, परंतु मार्ग में सूचना मिली कि इम्फाल का पतन नहीं हुआ है और फ्लेल के पास घमासान युद्ध चल रहा है। आज़ाद हिंद फौज को रसद मिलना भी बंद हो गया। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद गांधी ब्रिगेड को भी जापानी सेना के साथ बर्मा वापस आना पड़ा। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का मुख्य अभियान जो मार्च 1944 में शुरू हुआ था वह समाप्त हो गया। इस अभियान के दौरान वह भारतीय सीमा में लगभग 150 मील भीतर तक प्रवेश करने में सफल रही, परंतु रसद और गोला बारूद के अभाव में अधिक दिनों तक उस क्षेत्र की रक्षा न कर सकी। इस अभियान के दौरान फौज के लगभग 4000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है सुभाष के अंतिम दिन। अब ब्रिटिश सेना ने बर्मा पर पुनः अधिकार करने के लिए प्रत्याक्रमण शुरू किया। उनका प्रत्याक्रमण इतना जोरदार रहा कि जापानियों को निरंतर पीछे हटना पड़ा। पीछे हटते जापानी रंगून का भार आज़ाद हिंद फौज को सौंप गए। कुछ दिनों तक आज़ाद हिंद फौज ने बहादुरी के साथ नगर की रक्षा की, परंतु मई 1945 के आरंभ में उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सैकड़ों की संख्या में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बना लिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून से बैंकॉक और वहां से सिंगापुर चले गए। जापानियों की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की आशा समाप्त हो गई, क्योंकि इस समय तक जापान के साथ ही राष्ट्र जर्मनी और इटली का पतन हो चुका था और जापान अकेला ही सारे विश्व के विरुद्ध लड़ रहा था। उसकी सफलता का अब कोई सवाल ही नहीं था। 6 और 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए गए और रूस ने भी तत्काल जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस अपने एक साथी कर्नल हबीब और रहमान के साथ 17 अगस्त को एक लड़ाकू विमान से सेंगाव से टोक्यो के लिए रवाना हुए। अगले दिन विमान ताइपेह पहुंचा। ताइपेह से रवाना होते ही विमान में अचानक आग लग गई। इसी दुर्घटना में कुछ जापानी अधिकारियों सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मारे गए। सौभाग्यवश कर्नल हबीब उर रहमान जीवित बच गए। बहुत से लोगों का विश्वास है कि नेताजी उस दुर्घटना में नहीं मारे गए थे। मित्र राष्ट्रों के हाथों में पड़ने से अपने आप को बचाने के लिए वे भूमिगत हो गए थे, परंतु भारत सरकार के अनुसार यह घटना सही है। जापानी सरकार के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में हुई थी और ताइपेह में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। बाद में उनकी भस्मी को सम्मानपूर्वक टोक्यो लाया गया और 14 सितंबर 1945 को उसे रियोकोजू मंदिर में रख दिया गया। इस घटना के बाद संसार ने सुभाष को नहीं देखा। नेक्स्ट है, क्या सुभाष फासिस्ट थे?
कांग्रेस के अनेक दक्षिणपंथी नेताओं तथा अन्य कुछ लोगों ने सुभाष पर फासिस्ट अथवा फासिस्टवादी मनोवृत्ति के होने का आरोप लगाया है, परंतु यह सही नहीं है। सुभाष राजनीतिक दृष्टि से यथार्थवादी थे। वे भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त देखना चाहते थे। वे अंग्रेजी साम्राज्य को किसी भी प्रकार शक्ति से अथवा संवैधानिक साधनों से भगाने के इच्छुक थे। सुभाष के अनुसार गांधीवाद के पास समाज निर्माण की कोई वास्तविक योजना नहीं थी। उनके हिसाब से भारत में साम्यवाद पनप नहीं सकता, क्योंकि साम्यवाद राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता और वह समस्त विश्व में विद्रोह कराना चाहता है। उनके इन्हीं विचारों के कारण उन पर यह आरोप लगाया जाता रहा कि वे फासिस्ट हैं, और जब उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के सहयोग से सैनिक शक्ति के सहारे भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, तो ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थक खुले रूप से उन पर फासिस्टवादी होने का आरोप लगाने लगे, जबकि सत्य यह है कि वे अंत तक राष्ट्रवादी रहे और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहे। तो ये था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज।